ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप आहार संबंधी दिशा निर्देशों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। श्रोताओं, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, जो कि हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। उनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर सुरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में ये है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना हर किसी के लिए कितना जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य ही जीवन है। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब धन जाता है तो कुछ जाता है, जब स्वास्थ्य जाता है तो सब कुछ चला जाता है। जी, स्वस्थ जीवन शैली में लोगों के लिए खान पान का क्या रोल है, कितना महत्वपूर्ण है ये? स्वस्थ जीवन के लिए जैसा होगा मन वैसा ही होगा, मन वैसा ही होगा तन। तो आपके स्वास्थ्य के लिए आपका खान पान बहुत बहुत आवश्यक है और बहुत लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है, जिस तरह का आप खान पान खाते हैं। और जैसे गीता में अलग अलग तरह के खाने होते हैं, तो वैसे भी है। डॉक्टर साहब, जीवन शैली में बदलाव, बीमारियों और खान पान की आदतों में ध्यान में रखते हुए सभी के लिए दिशा निर्देश जारी करना जरूरी क्यों हो गया था? ये हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने 2020 में गाइडलाइंस जारी करी हैं। और इन गाइडलाइंस में हमने वैसे भी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना होता है, एक व्यक्ति को कितना आहार लेना चाहिए और क्या क्या अति आवश्यक आहार है, कितना उनका एवरेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये सारी बातें आम जनता तक पहुंचाने के लिए या सभी को मालूम होने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिसी मेकर्स को, स्कूल के टीचर्स को या डॉक्टर्स को पता करने के लिए कि जो लोग आ रहे हैं या लोगों को बताने के लिए कि उनको क्या क्या खाना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो इसके लिए आपको कितना कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, कितनी एनर्जी फॉर दैट मैटर्स, ऊर्जा कितनी चाहिए, कितनी कैलोरीज आपको चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक्सेस करेंगे तो मोटापे की तरफ चले जाएंगे, कम लेंगे तो कमजोर और कुपोषित हो जाएंगे। और चूंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, तो मैं एक बढ़ते बच्चे में आहार कितना लाभदायक हो सकता है। और हम जहां कुपोषण वाले समय से, मैं 30-40 साल से, अभी अगर कह सकते हैं कि 35 साल से स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूं, तो अब ये पिछले 2-3 दशकों में जो हम कुपोषण से हट के अब हम आ रहे हैं, उसे कुपोषण तो नहीं कहा जा सकता, उसे ओबेसिटी या मोटापापन की तरफ कह सकते हैं। तो हम मोटापेपन की तरफ आ गए हैं। अगर आप जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखा जाए, उसमें देखा गया है कि एडोलेसेंट, यहाँ तक कि अंडर 5 वाले बच्चों में भी जिनमें कुपोषण की प्रॉब्लम रहती थी, उनमें भी मोटापा डबल हो चुका है। और विभिन्न तरह की जो स्टडीज पूरे देश में करी गई हैं और उनका पूल्ड एनालिसिस करा गया है, सारे स्टडीज का सार निकाला गया है, तो पता चला है कि हम पिछले 2-3 दशक के मुकाबले 24 गुना, मैं 24% नहीं कह रहा हूँ, 24 से 25 गुना ज्यादा मोटापा हो गया है। अब बच्चों में, जो बच्चे एडोलेसेंट हैं, जो किशोर अवस्था में हैं, उनमें तकरीबन 40%, 2016 का स्टडी है, 40%। और उसके बाद 7-8 साल हो चुके हैं। तो अभी तो मुझे लगता है, जब मैं किसी स्कूल जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, सड़क पे देख रहा होता हूँ स्कूल के बच्चों को, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ पब्लिक स्कूल का हालत है, वहाँ तो 70 से 80% बच्चे मोटापे के शिकार हैं। और सरकारी स्कूल में भी अब 40%, 50%, दिल्ली के अंदर में कह सकता हूँ कि मुझे बच्चे दिख रहे हैं जो मोटापे की तरफ हैं। तो मोटापा काफी बड़ा एक गंभीर समस्या है। और चूंकि मोटापे का संबंध आहार से है, और मोटापे से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, किडनी है, डायबिटीज है, डिप्रेशन हो सकता है, और तरह तरह की हड्डियों की आर्थराइटिस और इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं स्वास्थ्य की हो सकती हैं जो मोटापे से हो सकती हैं। इस तरह की गाइडलाइंस बनाना अति आवश्यक था कि कितना फैट खाना चाहिए, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कैलोरीज खाना चाहिए, कितना डाइटरी फाइबर खाना चाहिए और कितने हमें बाकी अंश खाने चाहिए। डॉक्टर सुरेंद्र, आपने तमाम बातें बताई हैं खान पान से संबंधित, लेकिन अगर वास्तविकता में हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने स्तर पर जानना शायद उतना आसान नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर किस तरह की डाइट ले, किस तरह के आहार को अपनी जीवन शैली में वो शामिल कर सकता है। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? बहुत ही साधारण है कि जो हमारे पहले से ही हम कह रहे हैं, जो हमारे दादा दादी या पहले पूर्वजों ने हमेशा से कर रखा है कि अन्न की मात्रा होनी चाहिए, अन्न होना चाहिए। अन्न मतलब उसके अंदर फाइबर वाले हमारे सीरियल्स होने चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए। इसमें हम श्री अन्न भी शामिल कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली। इस बार जो मोदी जी ने हमारे पूरा एक साल पूरे विश्व को ये दिया गया था, जी, तो वी हैव दो थिंग्स। वो बहुत अच्छा मोटा अनाज जो है
वो काफी अच्छा है। इनफैक्ट भारतीयों के लिए वो था, गेहूं शायद हमारे लिए तब भी फॉरेन है, हमारे लिए इस ज्वार, बाजरा, मक्का, मडुआ, रागी, ये सारे जो थे, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे हमारा फायदा रहता था। ये आयरन ज्यादा देते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करते हैं, डायबिटीज कम करते हैं और ग्लूकोज को तेजी से बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इन सब से बहुत जरूरी था। तो आपका जो मेजर पोर्शन हो खाने का, जी, उसके अंदर सीरियल्स होने चाहिए और उसके अंदर सब्जियां होनी चाहिए। जो अगर हम जो पिरामिड बनाते हैं, फूड पिरामिड बनाते हैं, जो हम बच्चों को शुरुआत बचपन से ही दे रहे हैं, उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है, नींव है, उसमें हम सिर्फ सीरियल्स और सब्जियां देते हैं। ओके, उसके ऊपर आते हैं हम प्रोटीन्स पे, जिसमें थोड़ा ऊपर प्रोटीन, और प्रोटीन्स अगर आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं या आप दोनों के बीच में हैं, तो प्रोटीन्स जहां तक मांसाहारी है, उनके प्रोटीन की मात्रा उनको मीट से, मच्छी से, अंडे से मिल सकती है। दूध एक तरह का आप कह सकते हैं कि उसको वेजिटेरियन नहीं है, प्योर वेजिटेरियन ओरिजिन का नहीं है, दूध भी जानवरों से आता है। तो दूध, दही वाली चीजें भी एनिमल प्रोटीन देती हैं। तो वो क्योंकि हमारे समाज में, धर्म में उसको हम वेजिटेरियन में काउंट करते हैं, तो हमारे एक जो भारत के वेजिटेरियन हैं, जो दूध और इसको वेजिटेरियन में गिनते हैं, वो एनिमल प्रोटीन दूध, दही से, पनीर से ले सकते हैं। जी, और इसके अलावा जो दालें हैं, और एक ही तरह की दालें ना करी जाए, मिक्स दाल करी जाए, और वो एक दाल में कुछ एसेंशियल प्रोटीन कमी होता है, तो मिक्स दाल करा के और तरह तरह की दालों का मिश्रण इस्तेमाल करके करना और अलग चाहिए। अलग समय पे खा के हम सभी तरह के जो हमारे एसेंशियल प्रोटीन है उनकी भरपाई कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर हम आते हैं थोड़ा सा फैट, जो हमारा टॉप होता है, जी, फैट होता है। उसके सबसे लास्ट में है चीनी, सबसे ऊपर जाके, तो वो सबसे मीठा जो है वो सबसे कम से कम है। जिस तरह से मोटापा बढ़ रहा है, और नेचर आपका बनाया, एक एक्रोनिम सा बनाया उन्होंने, 5,210 कैलोरी समझ लीजिए, या 5,2,1,0 समझ लीजिए। तो 5 बार थोड़ा थोड़ा आहार में खाने खिलाना जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो, उसके अंदर रेशा ज्यादा हो। तो बच्चों को आप अगर शुरू से ऐसे खिला रहे हैं, एडोलेसेंट को ऐसे खिला रहे हैं, तो 5 बार, जिसमें से कि 2 स्नैक हो गए और 3 आहार हो गए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उसके अंदर आप इन सब चीजों को देंगे जो मैंने आपको बताई अभी। तो छोटी मात्रा में, मात्रा भी इंपॉर्टेंट है। पोर्शन इसकी बहुत ज्यादा पेट भर भर के आप खिला रहे, ऐसा नहीं कर सकते। सही मात्रा में 5 बार दीजिए। एक बार नहीं हम वन टाइम करेंगे और एक बार वो खूब सारा खा लेंगे, ऐसा नहीं करके 5 बार दीजिए। 2 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम आजकल हम नहीं मना कर पा रहे, टीवी, पढ़ाई की वजह से भी कुछ चाहिए होता है, तो फिर भी 2 घंटे से कम रखना है। और 1 घंटा और 1 से 1 घंटे ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, जी, खाली में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, सम मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज, तो ये 1 घंटा करना चाहिए। और जीरो जी, स्वीटेड बिवरेजेस, आप मतलब कोला, फ्रेश जूस, जिसमें चीनी है, उनसे दूर ठीक है, रहना चाहिए। नेस्टी, वो तो लेना ही नहीं है, जीरो जी, है वो। ठीक है, तो ये 5-2-1-0 का जब आप सारे बच्चों को, परिवार को, स्कूल को बताते हैं, तो ये खान पान के बारे में अच्छा बताया जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं लोगों के लिए आज के दौर में? पैदल नहीं चलेगी तो फिर क्या करेंगे वो? तो बेहतर है कि आप चलें। रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते वक्त आप चलने को प्रमुखता दें। तरह तरह, जब आप चल रहे होते हैं, अलग अलग रास्तों में चल रहे होते हैं, अलग अलग तल पे चल रहे होते हैं, कोई जी, मिट्टी वाला तल है, कोई रेस, जैसे खेतों में आप काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो धरती का जो रेजिस्टेंस है, जो हमारे पैरों में लगता है, हमारे नीज पे, जोड़ों पे लगता है, वो उसके लिए हड्डियां बनाई गई है। जी, बट जो सीमेंटेड है, जो सीमेंटेड तल है, जो आर्टिफिशियल है, इसके लिए हड्डियां नहीं बनाई गई है। तो उस पर ये हड्डियां कोई इंजरी कर सकता है। आप कह रहे हैं हम तो वॉक कर रहे हैं और पेवमेंट पे चले जा रहे हैं। रेजिस्टेंस देखिए ततेज होता है, और आप सीढ़ियों पे आप ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं कि हम तो सीढ़ियां चढ़ेंगे, और सीढ़ियों का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। आप पहाड़ पे चल लीजिए, पहाड़ की मिट्टी हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ढलान है ऊपर चल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर आप ये जो आर्टिफिशियल है, और जिनमें पीछे खिंचाव और या कैसे तनाव ज्यादा पड़ेगा जोड़ों पे, ऐसे वाले तलों का इस्तेमाल ना करें। चलिए, आप जगह जगह चलिए, पल पल पे चलिए, उठिए चलिए, घर पे हर काम के लिए उठिए। डॉक्टर सुरेंद्र, आजकल लोग चाय प्लास्टिक की थैली में पैक करके इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से असर डाल रहा है? प्लास्टिक तो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर का होता है। हाइड्रो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से तरह तरह के कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो पन्नी में चाय, ये सब तो नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते आप। जी, और जो बर्तन, जिस तरह के बर्तन पहले हमारे इस्तेमाल करे जाते हैं, हम वापस उन्हीं बर्तनों की तरफ आ रहे हैं, भले ही वो मिट्टी के हों, भले ही कांसे के हों,
या पीतल के हों। डॉक्टर सुरेंद्र, आजकल फास्ट फूड का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और प्रोसेस्ड फूड का कल्चर भी धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। इन दोनों के बारे में आप हमारे श्रोताओं के साथ में क्या जानकारी तेजी नहीं साझा पकड़ करना रहे हैं, चाहेंगे? सब लोग खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं भाई। मैं काम करता हूँ स्वामी दयानंद अस्पताल, जो कि पूर्व दिल्ली का एक नगर निगम का अस्पताल है जी। और इस इलाके के आसपास आप कह सकते हैं कि निम्न वर्ग के व्यक्ति ज्यादा लोग रहते हैं, जिनकी आय काफी कम है। जी। और ये रिसेटलमेंट कॉलोनी, सीमापुरी, चिलमपुर, साहिबाबाद, जाफराबाद, करावल नगर, यमुना विहार, इस तरह के इलाके संबंधित हैं। जी। और मैं हैरान हूँ कि हर बच्चा मोमोज जानता है, हर बच्चा पिज्जा जानता है, और जो समोसा कचौड़ी वाला तो जमाना जो था वो तो अभी भी चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि समोसे कचौड़ी और गोलगप्पे बंद हो गए, वो तो चल ही रहे हैं। जी। इसके अलावा ये जो मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये और चालू हो गए। जी। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है, जो ब्रेड है, ब्रेड से रिलेटेड सैंडविचेस, ये जो ब्रेड से रिलेटेड चीजें हैं, ये काफी बढ़ गई हैं। तो जंक फूड्स हम कहते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली जंक फूड होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, जो मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं, इसके अंदर नोवा क्लासिफिकेशन 4 होता है, न्यूट्रिशनली इनएप्रोप्रिएट फूड होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो कर सकते हैं, एंड शुगर एंड स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं। तो हम इसको जंक्स का हमने एक एक्रोनिम बना रखा है, JUNCS, और ये फूड जिसके अंदर हम चीनी वाली सुगरी एंड स्वीटेंड केक, पेस्ट्रीज, ये सब मिला लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स मिला लीजिए, कोलाज मिला लीजिए, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, कोला वाली ड्रिंक है, और फ्रेश जूसेस है। और इसके अलावा जो चीजें इनएप्रोप्रिएट है, जैसा बताइए, तली हुई चीजें आप खिला रहे, सब खिला रहे, ये सब है। तो ये बहुत ज्यादा है, इनका असर भी, इसीलिए प्रभाव भी ज्यादा दिखता है। जी। डॉक्टर सुरेंद्र, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज से ही अपनी खान-पान की जो जीवन शैली उसमें बदलाव लाना चाहता है, तो उसे शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए? और अपने दैनिक जीवन, मतलब यदि वो कल से कुछ खाना पीना अपना बदलाव उसमें लाना चाह रहा है, कल से शुरू करना चाह रहा है, तो उसे किस तरह से करना चाहिए? सुधार के बारे में सोचना सुधार के प्रति प्रथम कदम है। जी। पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि आप में सुधार की आवश्यकता है। जी। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अब मानते हैं कि ये सब नहीं, सब लोग करते हैं तो सही है, हम भी कर लेंगे, इसमें क्या, देखो पड़ोसी भी कर रहा है, वो भी कर रही है, राधा भी कर रही है, सीमा भी कर रही है, छाया भी कर रही है। अगर आप ऐसा कहने वाले हैं तो शायद सुधार नहीं होता। अगर आपने इस तरह के कार्यक्रम जैसे आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और उनमें मुझसे कुछ समझने की रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो आप पहले देखिए, आपको पहले अपने आप को देखना है कि भले ही आप अभी मोटे नहीं, जी। जो मोटे हैं, जो मोटे हो चुके हैं, जो डेफिनेशन में आ रहे हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा हो गया है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स BMI वो 25 से ज्यादा का है, 35-30 के ऊपर चला गया है, वो तो मोटापा ग्रसित है ही, और उनको तो मोटापे के लक्षण है, और मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियों का आगाज हो चुका है उनके शरीर में। उनको तो करना ही करना है, उनके पास तो दो चार नहीं। बट जो व्यक्ति अभी जीवन शुरू कर रहा है, या फिर अभी नया नया गांव से शहर में आया और नया तरह की एक जीवन शैली में देख रहा है, उसको भी ध्यान रखना है कि मुझे इन सब खानों को, जो हमने बताया है, एक संतुलित आहार जिसके अंदर एनर्जी भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, और थोड़ा बहुत फैट हो, और कोई भी शुगर, एक्स्ट्रा शुगर, एडिड सॉल्ट और एडिड शुगर ना हो, ऐसे आहार की तरफ कदम करना चाहिए। और अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है परिवार में खुल के आपस में बात करनी चाहिए। अकेला इंसान नहीं कर सकता है। अगर किचन नहीं ठीक हो रहा होगा तो क्या कर लेगा, वो बाहर जाके थोड़ी खाना खा लेगा। तो जब तक परिवार मिलके नहीं काम करेगा तब तक किसी का भी सही नहीं है। और इसीलिए देखा गया है कि जहाँ पे एक माता पिता अगर मोटा है तो 40% रिस्क बढ़ जाता है। जहाँ पे दोनों माता पिता मोटे हैं तो 80% रिस्क है मोटापे का बच्चे को होना। अब वो उस घर का तो बच्चा क्या, उस घर का तो दादा भी, दादी भी, नौकर भी, चाकर भी, कुत्ता भी, सब मोटे होते हैं। तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर परिवार एक साथ नहीं सोच रहा है तो मुश्किल है। जी डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप आहार संबंधी दिशा निर्देशों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।